चलो देखो। हाँ, तिरिच चैप्टर यू खतरनाक है। जो तिरिच जानता है तुम लोग? हाँ, तिरिच क्या होता है? हाँ। हाँ। हाँ, कुछ वह टाइप के। हाँ। तो हाँ, जहरीला लिजार्ड ही कहा जाए इसको। ठीक है ना। चलिए, तिरिच लेखक कौन है भाई? उदय प्रकाश जी। और 1 जनवरी 1952 ईस्वी इनका जन्म हुआ था। कहाँ? सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश में। माता जी का नाम गंगा देवी और पिताजी का नाम प्रेम कुमार। ठीक है। ये सब कुछ मुख्य बातें हैं शिक्षा से संबंधित। ठीक है। और पेशा क्या थे? कवि भी थे, कथाकार भी थे, पत्रकार भी थे और फिल्मकार भी थे। देखिए, फिल्म का काम भी करते थे, पत्रकार का भी काम करते थे, कथाकार थे, कवि भी थे। ठीक है। पुरस्कृत साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 ईस्वी। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार भी इनको मिला था। ठीक है। तिरिच। इस घटना का संबंध पिताजी से है। घटना का संबंध क्या है भाई? पिताजी से है। और उदय प्रकाश जो है ना, उनके पिताजी के बारे में ये घटना दिया गया। ठीक है। और खास करके उन पर आधारित है, केंद्रित केंद्र बिंदु है। इस घटना का संबंध पिताजी से है। मेरे सपने से, अभी कहा कौन, मतलब कौन कह रहा है ये बात? जय प्रकाश जी। और अपने पिताजी के बारे में कह रहे हैं, अपने बारे में कह रहे हैं। ठीक है। इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से, और मेरे सपने से है, और शहर से भी है। मतलब 3 तरह का बात है इसमें। कौन कौन? एक तो इसके पिताजी से है ना संबंधित है ये घटना। और मेरे सपने मतलब उदय प्रकाश जी सपना देखते रहते थे। ठीक है। और शहर से भी 3 तरह की बात है। इस ऑप्शन में दे सकता है कि तिरिच कहानी जो है किस पर आधारित है। ठीक है। इसमें जो है किस किस पर आधारित है घटना, किसके बारे में बताया गया है? तो पिताजी के बारे में, मेरे सपने के बारे में, और शहर की है ना घटना के बारे में। 3 तरह की बात। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है, उससे भी है। मतलब शहर के प्रति जो जन्मजात भय होता है, उससे भी है। मतलब 3 बात है इसमें। पिताजी तब 55 साल के हुए थे। कितने साल के हुए थे पिताजी? कहेगा तिरिच कहानी में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? 55 साल की बातों का चर्चा किया गया। ठीक है। दुबला शरीर, बाल बिल्कुल पके हुए, मक्के के भूले, मकई के जना भूल भूल जाकर रहा। अरे मकई के बाल नहीं रहा, भूला भूला केस। मकई जो देखता है तो उसको सन नहीं बोलते हैं। तो मतलब उस मकई के बाल के मतलब जो सन रहता है उसके जैसा उसका सफेद बाल था। ठीक है। सफेद होता है जो बिल्कुल, एक व्हाइट होता है, एक सफेद होता है जो भूरा ब्राउन ब्राउन कलर का नहीं रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है। सिर पर जैसे रुई रखी हो वैसे। मकई के, अरे मकई नहीं देखी छे जालर जाका, तो वो नहीं रहा है ना रुई जैसा थोड़ा बहुत। वे सोचते ज्यादा थे, बोलते बहुत कम। क्वेश्चन पूछेगा कि लेखक के पिताजी का परिचय दे, तो क्या बोलेंगे कि लेखक के पिताजी सोचते ज्यादा थे, बोलते बहुत कम थे। वह एक साधारण व्यक्ति थे, गांव में रहने वाले एक साधारण व्यक्ति थे, जो बोलते बहुत कम थे लेकिन सोचते ज्यादा थे, अपने घर परिवार का ख्याल इत्यादि रखते थे। ठीक है। जब क्वेश्चन हो गया एगो सब्जेक्टिव, ध्यान दो वहां, तो फिर कभी एगो नहीं बना। जब बोलते तो हमें राहत मिलती, जब बोलते तो हमें राहत मिलती, जैसे देर से रुकी हुई सांस निकल रही हो। साथ साथ हमें डर भी लगता। हम बच्चों के लिए वे एक बहुत बड़ा रहस्य था। क्या? हमें पता था कि संसार की सारी भाषाएं वे बोल सकते हैं। कौन? पिताजी। दुनिया उनको जानती है, हमारी तरह ही से डरती हुई उनका सम्मान करती है। मतलब
पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि हमारे पिताजी ऐसे थे कि दुनिया उनसे ज्यादातर डरती थी। मतलब गांव घर में एक होता नहीं है जिसका धाक चलता हो, है ना, तो ऐसा बात, जिस तरह से हम मतलब डरते रहते हैं वैसे ही दुनिया डरती है। डरती हुई उनका सम्मान करती है। ठीक है, हमें उनकी संतान होने का गर्व है। जेकर पापा से मान लिया पूरा दुनिया डरे थे तो ओकरा तब गर्व होते भाई हमारे पापा से तब पूरा सिमरी वाला डराए है कि नहीं। तो मतलब इसको क्या हो रहा था, गर्व हो रहा था, किस पर, अपने पिताजी पर। ठीक है, हाँ, तो कभी कभी वैसे ऐसा सालों में एक आध बार ही होता, वे शाम को, मतलब अभी जो कह रहे हैं ये बात जो है, कभी कभार जो होता क्या कि वे शाम को हमें अपने साथ टहलाने कहीं बाहर ले जाते। कभी कभार चलने से पहले वे मुंह में तंबाकू भर लेते थे। क्या कर लेते थे, तंबाकू भर लेते थे। तंबाकू के कारण वे कुछ बोल नहीं पाते। मतलब अब साथ में जा रहे हैं घुमाने फिराने के लिए तो बच्चा का आदत रहता है के साथ, जैसे जाता है घूमने फिरने के लिए बच्चा, तो क्या होता है कि पूछेगा कि ये चीज क्या है, इससे क्या होता है। समझ में आ रहा है बात। तो ई बेचारा को मन भी होता था पूछने का ना, या ओकरा साथे एगो बहिनो होते शायद। ठीक है, वे चुप रहते। यह चुप्पी हमें बहुत गंभीर, गौरवशाली और आश्चर्यजनक और भारी भरकम लगती। छोटी बहन ई तो एकर पूरा सिस्टम जो नहीं छले के उदय प्रकाश जी, हालांकि वो बच्चे रहे लेकिन वो कनी बड़ा रहे केकरा से, बहन से, लेकिन बहन बढ़िया से होते समझदार नहीं रहे। तो ई तो अपने पिताजी के बारे में जानते थे ज्यादातर। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि यह चुप्पी हमें बहुत गंभीर, मतलब पिताजी जो कहीं लेकर के घुमाने के लिए जो जाते थे दोनों बच्चे को, मतलब भाई बहन के, तो मुंह में तंबाकू रख लिए। अब बुढ़वा सबके तंबाकू मतलब फेंक कुछ बाज पे, नहीं तो नहीं चुप रहो तब। गंभीर, गौरवशाली, आश्चर्यजनक और भारी भरकम लगती थी। क्या, पापा जी की चुप्पी। ठीक है, छोटी बहन कभी उनसे रास्ते में कुछ पूछना चाहती तो फौरन में उसका जवाब देने की कोशिश। जैसे कि पिताजी और मतलब उदय प्रकाश या ओकर बहन दोनों छोटे छले, तो साथ में जब जाते थे तो उसकी बहन क्वेश्चन पूछती थी, कुछ भी। अब कहीं रास्ते में जा रहे थे ना, ये देख लिए तो क्या है पक्षी, कौन पक्षी है, या ये क्या है, उसका बात भी दिया गया। ठीक है, इस तरह से। तो उदय प्रकाश जी को लगता रहता था कि चल के कहीं पापा खिसिया नहीं जा, जे है से पापा के जवाब देवे से पहले या कुछ कह से पहले ही सोचे चले कि हम ही जवाब दे। तो बात समझ में आ रहा है ना, डरावना था भाई। ठीक है, जिससे पिताजी को बोलना न पड़े, हम जवाब देने की कोशिश करते हो। वैसे यह काम काफी मुश्किल और जोखिम भरा होता, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरा जवाब गलत हुआ तो पिताजी को बोलना पड़ जाएगा। जवाब देने में हमको थोड़ा तकलीफ भी होता था, बोलने में उन्हें परेशानी होती थी। एक तो तंबाकू की पिक मतलब पित निकालनी पड़ती थी, वह बात तो कह लिया। मतलब अगर कुछ बोलना हो तो उसको तंबाकू का जो पित होता है फेंकना पड़ता था। फिर जिस दुनिया में वे रहते थे, बेचारा अपना दुनिया में कहीं कुछ ना कुछ सोचते रहते थे हमेशा, वहां से निकल कर यहां तक आने में उन्हें एक कठिन दूरी तय करनी पड़ती थी। क्या करनी पड़ती थी, एक कठिन दूरी तय करनी पड़ती थी। और वैसे बहन के सवालों में कोई खास बात होता नहीं था, आलतू फालतू सब बच्चा जो रहा तो वो सब कोनो माथा की पापा जी वो के है, कौन सा पक्षी है, मतलब कुछ भी ना है, इससे क्या होता है, कुछ भी। देखो ना, वहां से निकलकर यहां तक आने में उन्हें एक कठिन दूरी तय करनी पड़ती थी। वैसे बहन के सवालों में कोई खास बात होती नहीं थी, जैसे यही पूछ लेती कि सामने क्या है, छिउले की सूखी टहनी पर बैठी उस चिड़िया को क्या कहते हैं।
को जा रहे हैं, पेड़ के ऊपर में कोनो चिड़िया है, तो पापा ये कौन चिड़िया है ना, एक है ना। मैं चूंकि सारी चिड़िया को जानता था, इसलिए बता सकता था कि वह नीलकंठ है। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर, नीलकंठ है, और दशहरे के दिन उसे जरूर देखना। दशहरा में नीलकंठ को देखना तुम माना, सीख लिया ये बात मम्मी पापा के। बानर कहीं के, घोड़ा कहीं। नीलकंठ ने मुझे पक्षी जो मोर जका जो है ना, नीला 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 कलर का रहता है, इसमें दिया भी होगा। का कहीं के, तब तो इहो पूछते हैं भाई क्या है। भैया अरे नीलकंठ होता है अच्छा पक्षी, हुए देखो में सुंदर लगे हो, ठीक है। दशहरे के दिन उसे जरूर देखना चाहिए। मेरी कोशिश रहती थी कि पिताजी को आराम रहे और वे सोचते रहे अपने, मतलब हमेशा अपने क्या कहा गया शुरू में ही, क्या कहा गया है, सोचते बहुत थे। तो जब कोई आदमी सोचता रहता है, उसके बीच में जो क्वेश्चन पूछ देगा तो गुस्सा आ जाएगा, कभी देख लेना कर। ठीक से बैठो ना जी, अटवैल पटवैल जैसा मसवैल जैसा रहता है। मेरी और माँ की दोनों की पूरी कोशिश रहती थी क्या, कि पिताजी अपनी दुनिया में चैन से रहे, मतलब जब सोचते रहते हैं तो उनको कभी टोका चाली ना करें। मेरी और मेरी माँ की कोशिश। वह दुनिया हमारे लिए बहुत रहस्यपूर्ण थी, लेकिन हमारे घर की ओर हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं का अंत पिताजी वहीं रहते हुए करते थे। देखिए, जैसे जब मेरी फीस की बात आई, ये भी क्वेश्चन पे ध्यान देना सब्जेक्टिव में, जैसे कि जब मेरी फीस की बात आई, उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी गुम गया था। आखिरी गिलास भी गुम गया था और सब लोग लोटे में पानी पीते थे। मतलब क्या हुआ इसका, ये क्वेश्चन पूछे में कि मेरी फीस की बात जब आई तो उस समय हमारे पास आखिरी गिलास भी समझो गुम हो गया। गिलासों नहीं घर में बुझियो, और लोटे में पानी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब हम जब फीस की बात करते थे तो घर में ऐसा लगता था कि समझो कि गिलास है ये नहीं है, लोटे में पानी पी रहे। इसका मतलब क्या, इतनी गरीबी है कि गिलास में, जैसे होता है ना कि गिलास में पानी कौन पीता है, जो ठीक ठाक घर परिवार का, के पास पैसा हो, तो गिलास कथी ला खरीदो, एगो लोटा खरीद ले, बात खत्म। मतलब नहीं, पहले माइंड ये लगाया जाता था कि कौन ऐसा एक बर्तन खरीद ले जिससे कई प्रकार का काम हो जाए। तो लोटा में पानियों पी सको, लोटा में पानी रख भी सकते हैं, लोटा में कई प्रकार की चीजों को यूज कर सकते हैं। तो मतलब गिलास नहीं रहता था, गुम हो जाता था। समझिए गरीबी की बात है यहाँ, ठीक है। लोटा में ही पानी पी लेते थे। पिताजी 2 दिन तक बिल्कुल चुप रहे, इस कारण से, ठीक है। मां को भी शक हुआ कि पिताजी फीस की बात बिल्कुल भूल गए हैं। फिर इसका हल उनके बस की बात नहीं है। लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह पिताजी ने मुझे, मतलब मम्मी को और लड़का को लगा कि मुझे हम फीस के बारे में जो कहने चले पापा के, शायद भूल गया है, भूल जाए बेचारा, अपन बहुत में लागल हेते, है ना। पिताजी ने मुझे एक पत्र, फिर एक दिन आया समय 3 दिन के बाद, क्या करा, तीसरे दिन सुबह सुबह पिताजी ने मुझे एक पत्र लिफाफे में रख कर दिया। लिफाफा जो नहीं रहता है जैसे शादी का कार्ड जैसा, ठीक है, रख कर दिया। और शहर के डॉक्टर पंत के पास, देखो क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर में, डॉक्टर पंत के पास भेजा। किसको, अपने बेटे को, लिफाफा दे करके। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब डॉक्टर ने मुझे शरबत पिलाई। देखिए, थे गरीब, लेकिन गरीब आदमी को भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति सब होता है जिसके जरिए से उनके पिताजी को या उनको
मान सम्मान कहीं किसी के घर जाने से मिलता है तो लगता है ना हम के या भाई के या कुछ मतलब जान पहचान बढ़िया है। ठीक है, तो डॉक्टर ने मुझे शरबत पिलाई, घर के भीतर ले जाकर अपने बेटे से परिचय भी करवाया। डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर पंत। और 100 के 3 नोट मुझे दिए। ई क्वेश्चन पूछ कि लेखक को किसने 100 के 3 नोट दिए? तो डॉक्टर पंत जी। या क्या दिए? तो 100 के 3 नोट दिए। इसी एंगल से पूछ ले। हम पिताजी पर गर्व करते थे, प्यार करते थे, उनसे डरते थे और उनके होने का एहसास ऐसा था जैसे हम किसी किले में रहे हो। मतलब इतना दबदबा बना रहता था मेरे पिताजी का, जैसे लगता था नहीं कि हम गरीब के बच्चा है, बल्कि लगता था हम राजा महाराजा के बेटे। मान सम्मान हर तरह से मिल ही रहा था। गांव के 100 आदमी, समाज के पहले पंचायत के आसपास के क्षेत्र के 100 आदमी डरेबे करे छले ओकरा से। तो भाई इतना दबदबा तो बहुत बड़ी बात हो गया, है ना। ऐसा किला जानता है ना तुम लोग? हिस्ट्री में जब पढ़ने रही, किला बंदी जो बंद कर देता था, बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा जो इमारत किया जाता था, घेर दिया जाता था, जिसके चारों ओर गहरी नहरें खुदी हुई है, यानी बुर्जे बहुत ऊंची हो, मतलब ऊंचा ऊंचा, दीवारें सख्त लाल चट्टानों की बनी हुई हो, और हर बाहरी हमले के सामने हमारा किला अवैध हो, तो भेदा न जा सके। तो क्या लगता था गरीब, लेकिन एक की फील हो पता है कि हम राजा महाराजा के बेटा है, मेरा जो घर है सो बहुत बड़ा किला से बना हुआ है, हमारे घर पर कोई हमला भी नहीं कर सकता है, कोई उस किला को भेद नहीं सकता। पिताजी एक खूब मजबूत किला थे, एक प्रकार से पिताजी ही थे। उनके परकोटे पर हम सब कुछ भूल कर खेलते थे, दौड़ते थे, और रात में खूब गहरी नींद मुझे आती थी, मजे से सो जाता। लेकिन उस दिन शाम को जब पिताजी बाहर से टहल कर आए, अब कहा आए, तो उनके टखने में पट्टी बंधी थी। थोड़ी देर में गांव के कई लोग वहां आ गए। यहां से कुछ मतलब एक दिन का बात है, जब शाम के समय में पिताजी मतलब बाहर से घर आए, तो उनके पैर में, टांग में पट्टी बना हुआ था। भाई क्यों बना था देख लेते हैं। थोड़ी देर में गांव के कई लोग वहां जमे भी हो गए। कौन? आंगन में। एक प्रकार से पता चला कि पिताजी को जंगल में क्या काट लिया है भाई? तिरिच यानी बिस्खापर या पीला लिजार्ड ने काट लिया है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि तिरिच का मतलब क्या है, तो बिस्खापर कहो या लिजार्ड, है ना, ने काट लिया है भाई। अब देखो, हम सब जानते थे कि तिरिच के काटने पर आदमी बच ही नहीं सकता, और हम लोग जानते थे कि तिरिच के काटने पर तो आदमी बच ही नहीं सकता। रात में लालटेन की धुंधली मटेली रोशनी में, पहले के जमाना में जो लालटेन केवल हुआ था, रोशनी में गांव के बहुत से लोग आंगन में जमा हो गए। अंधेरा था, लालटेन जल रहा था, और सब लोग जमा हो गए। क्यों? क्योंकि उनको तिरिच काट लिया था, पट्टी बांध के रखा था अपना, जमा हो गए थे। पिताजी उनके बीच थे, जमीन पर बैठे हुए थे, बाकी चारों साइड से नहीं होता घेर लेना अभी। फिर पास के गांव का चटुआ नाई भी आया। गांव के पास का एक चटुआ नाई होगा भाई, वह अरंड के पत्ते, अरंड बुझी छे, अंडी जकरा को छे गांव घर, हाँ गाछ तो, अरे अंडी अंडी, हाँ शायद पत्ता हो बड़ा रे, एना का गोला नहीं रहा है, हम सब पहले अंडी अंडी खेले छलिए, आयना नहीं रहा का याद आलो? कोरोना जका जे रहा है। ठीक है, अरंड के पत्ते और कंडे की राख से, अरे
कंडे की राख से जहर उतारता था। कौन? चटुआ नाई जहर उतारता था। तो वो आए। तिरिछ एक बार मैंने देखा था। कौन कह रहा है ये बात? उदय प्रकाश जी। मैंने देखा था तालाब के किनारे जो बड़ी चट्टानों के ढेर थे और जो दोपहर में खूब गर्म हो जाते थे, उनमें से किसी चट्टान की दरार से निकलकर वह पानी पीने तालाब की ओर जा रहा। तब मैंने तिरिछ को एक बार देखा। मेरे साथ थानू था। थानू का दोस्त है। पूछता है 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन कि थानू कौन था? तो लेखक के दोस्त। ठीक है, या लेखक के दोस्त का क्या नाम था? तो थानू। ही क्वेश्चन का भी रोल है इसमें। उसने बतलाया कि वह तिरिछ है। तो लेखक को किसने बताया कि तिरिछ के बारे में? तो थानू ने। ये भी क्वेश्चन पूछा। काले नाग से 100 गुना ज्यादा। उसने बताया था। किसने? थानू ने मुझे बताया था कि काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर उसमें होता है। काला नाग गरुड़ ऐसे के तो पार, और इससे 100 गुना मतलब दुगुना पार ना? उसी ने। अच्छा, ये दोनों नहीं हला ना? सुतल है। हाँ, तो बारात गल हेते तो सुतल हेते और कथे। उसी ने बताया क्या? सांप तो तब काटता है। देखियो थोड़ा डरावना भी लगा था। सांप तो तब काटता है जब उसके ऊपर पैर पड़ जाए। ये बात सत्य है। आपके बगल में कभी कभी कुछ बगल से गुजरल लेकिन बच गए। क्यों? क्योंकि जब तक उसके बॉडी पर कुछ टच नहीं करेगा, मतलब तुम्हारा पैर नहीं जाएगा, तब तक काटता नहीं। ये बात। हाँ, हाँ, पकड़ लीजिए हाथ से। काना डबा पकड़ने से काना डबा में पकड़ लीजिए। तो बानर सब कहते रहे ठीक है। सांप भी चाहता रहता है कि आदमी के हम नहीं देखिए, हम आदमी हमरा नहीं देखे। हाँ, वो खुद जो है सो। क्यों? क्योंकि देखने के बाद ये होता है, आदमी को लगता है कि हम कहीं काट नहीं लेते, सोच कर हमरा मारे देते। ठीक है। पैर पर जाए या कोई जबरदस्ती उसे तंग करता है तभी वह काट। मतलब सांप कब काटता है भाई? कि देखने के बाद में वो नहीं काट लेता है, बल्कि जब तक उसके बॉडी पर पैर नहीं पड़ा, टच नहीं किया, तब तक वो नहीं कर। लेकिन तिरिछ होती से है। लेकिन तिरिछ तो नजर मिलते ही दौड़ता है। अगर एक बार आई कांटेक्ट भ गया, वहां के पीछा नहीं छोड़। अब चलियो जत्ता चलियो। अब जत्ता जाओ, एक बार खाली तिरिछ अहाँ के देख लेलक, आंख से आंख मिल गया। आंख से आंख नहीं मिलवा चाहिए, कहना है लोगों का। अगर एक बार जे आंख से आंख मिल गया अगर तिरिछ में, तो वो बुझो अहाँ चाहे जत्ता जी वो पीछा नहीं छोड़। पूरा दुनिया ब्रह्मांड घुमा। अरे टैक देवे यहाँ। तो बस तब तो वहां जाइयो, वहां के पीछा लागल लागल जेबे करो, पक्का है। ठीक है। लोगों का कहना है पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए कभी सीधे नहीं भागना। इसका एक उपाय है। अब जैसे मान लो कि यहां पर कोई आदमी है, यहां पर मान लो कि है। ठीक है। अब ई जब है तो भी इसको, जैसे आंख होता है, आंख से आंख अगर मिल गया, आंख से आंख नजर कभी नहीं मिलाना। ठीक है। तो एक बार सर्च करियो ना, तिरी चाय जा तब करिए। हमरो बर्थडे रहे। बिच्छू तो छोटा होता है ना बाबू, मगर मच्छ जैसा रहता है। तुम देखो ना सर्च करके। जब जे हम पढ़ लिए तो हमारा बड़ डर भली चैप्टर में।
मिलल। हाँ, नहीं मिलल। मिलल कि नहीं मिलल? क्या है? हाँ, जहर नहीं होता है? कौन बता दिया तुमको जहर नहीं होता जी? बेवकूफ क्या मार दे है? अर्जुन को जो परीक्षा लिया गया था गुरु द्रोणाचार्य के तहत, तो मगरमच्छ, मगरमच्छ जैसा है ना ये, तो मगरमच्छ के द्वारा ही परीक्षा लिया जाता है। और एक बार तुम रामायण में देखा होगा जो बजरंग लक्ष्मण जी के जो लगे है बाण, तो बजरंग बली जे जाहे पहाड़ से, तो एगो नहीं रहे काल नेमी, एगो जो काल नेमी राक्षस, तो वो जो नहीं कहता है कि मतलब हम तुमको तुरंत पहुंचा देंगे, देखने याद आयल? हाँ, राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारू हूँ, मैं एक ही बाण में कहाँ पहुंचा दूंगा? पर्वत के पास। एक के बाण में फिर मेरे पास ऐसा मंत्र है, मतलब ऐसा मंत्र बता दूंगा कि पल भर में पहुंचा दूंगा, कुछ इस तरह से ये चलता रहता है। देखब तो नहीं है यहाँ से। तो उसको जो है सो क्यों मगरमच्छ के रूप में रहती है देवी, है ना? तो बजरंगबली ने मारे है, सब काटने वाला फाड़ दे है, सब काटने वाला चीज है ना भाई, उसी का ही सब प्रजाति हुआ। बात समझ में आया? जैसे चूहा, छुछुन्नर, एक के टाइप के बात है कि नहीं है, तो वो सब प्रजाति भेले। समझली बात? तो भाई मगरमच्छ में जहर नहीं होगा तो काटेगा तो तुमको कुछ नहीं होगा। देखो हर एक कोई भी जीव है, आप जो है ना आप में भी जहर है, बात पता है? आदमियों में जहर है, तो फिर आदमी में भी जहर होता है भाई। तुम अगर इसको काटेगा या उसको काटेगा तो वो भी जहर लगता है, और वो सब करते तारो जहर नहीं लगते। जहर का मतलब क्या होता है पापू पता है? जहर का मतलब ये होता है, सुनो, जो कुछ भी गलत चीज सब खाता पीता है ना, तो पक्का है उसमें जहर होता है। जैसे सांप में ज्यादा जहर, जैसे एक कोई सादा इंसान जन्म लिया, ठीक, तुम घास भूसा इत्यादि वगैरह नॉर्मल चीज सब खाया तो उस, जैसे करोरी, करोरी सबके बॉडी में जो है, अब तुमको सीधा हम बता देते हैं, बताए हैं कई बार। करोरी लड़की, करोरी सब क्या खाता है सो तो तुम लोग को पता है, मतलब सांप, कीड़ा मकोड़ा, बहुत मगरमच्छ टाइप के चीज सब खाता कि नहीं खाता है? करोरी वाली लड़की से शादी कर ले तो शायद हिंदू वाला लड़का मर जाते, ना समझ जाओ, इतना जहर होता है उसके बाद, जहर होता है, जहरीला होता है। जो करोरी वो सब जो पहले के जमाना में जितना खाया करता था, अगर उतना अगर जो अगर खाता हो, तो पक्का है कि इन लोगों से जो अगर शादी विवाह जो गलती से हो जाए, पक्का है उसकी मृत्यु। हाँ, तो होगा ना भाई, मृत्यु हो जाएगा, पक्का ही बात, जहरीला होता है बॉडी, इतना समझ जाओ तुम। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सांप खेल के, फलना खेल के, चिन्ना खेल के, सब चीज खेल के, उनके सब चीज के जहर ओकरा बॉडी में गेले, तो उसके अंदर बॉडी को सहने की तो क्षमता है, लेकिन वो जहर अगर निकल करके आप में गया, तो आपके अंदर वैसा क्षमता नहीं है भाई, मर सकता है आदमी।
जहरीला होता ही है सब चीज। कोई कोई चीज सांपे है या कुछ है, जन्म लिया उसको, जो मम्मी के या पापा के पेट से जो कुछ भी आया रहेगा वो जड़ रहेगा रहेगा। अगर नहीं कुछ खेल के पिल के नहीं पोसल, मान लिया कि ओकरा सिस्टम से पोसल के पास पालल के, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कुत्ता बिल्ली जो बराबर आदमी सब नहीं पाले है, साथ में साथ जो देखबे कि जे चोच में चोच मिलबैत रहल खेलत रहत ओकरा से, एकर मतलब ओकरा में जे है से ज्यादा ही विष नहीं है, क्योंकि बच्चे से ही हम उसको लिए हैं। पोसने पालने वाला जो जानवर सब रहता है ना उस टाइप का से दूसरे रहे हैं। अब बात समझ में, उसको कोई भी चीज गलत चीज सब खाने पीने नहीं देता है ताकि उसके अंदर जहर ना जाए, ठीक है। नहीं तब कोई आदमी अपना घर में ओहन ओहन चीज सबके केला रखते भाई, ठीक है। तो कुछ भी आपके अंदर जो जहर बनता है ना वो खाने पीने से ही होता है, ठीक है। कहां थे? हाँ, सांप तो तब काटता है जब उसके ऊपर कोई पैर वगैरह रख दे तब, लेकिन तिरिच का नजर मिलते ही दौड़ पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए कभी सीधा नहीं भागना चाहिए। एक बात मतलब वो जो आप आगे आगे भागेगा ना तो उसका उस सुगंध पता कर लेता है कि क्या मर गया बुझा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि समझो कि जैसे जा रहे हैं तो ऐसे भागना चाहिए, क्या ना क्या ना भागब से सीख लिया अगर ठीक है। जैसे ऐसे जा रहा है ना तो फिर ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे चलो, बल्कि एक बार वो छलान मारू अत्ता, फिर एक बार छलान मारू अत्ता, फिर एक बार छलान मारो, ताकि बीच के जो दूरी रहते ना ज्यादा तो ओकर अंश नहीं पता चलता, तब वो भुतला जाते। एक गो रास्ता है एक से बचत, छलान मारो, लिखा भी होगा देखो ना, लिखा होगा। पीछे पड़ जाता है, उससे बचने के लिए कभी सीधे नहीं चलना चाहिए। सीधे मतलब निकलिए ना सीधा जना जा रहा है हाँ न, बल्कि जैसे ऐसे गए तो सीधा छलान मानो इधर, फिर छलान मानो इधर, कुछ होता है ना एक लंबा लंबा छलान मारना, ठीक है, जितना तक हो सके। नहीं होती तो अपन मरू, अरे नहीं होती तो अब कोई हमारा चल नहीं हुई है भाई, तो पड़ल रही वो तो आराम से ख्यात अहाँ के अरे तिरिच के केला नहीं मार सके, या तो अहाँ मार सके छे तो मार दियो भाई, अहाँ मार दियो अपन, लेकिन मारल होता है घर में जो छिप गए सनकिरबो जो देहते पर चढ़ जाए तो अहाँ सब पमकित रहे छे, है ना। दौड़ना चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है, टेढ़ा मेढ़ा, देखो लिखा है ना, क्वेश्चन पूछत कि तिरिच को देखने पर कैसे भागना चाहिए, तो टेढ़ा मेढ़ा एक नंबर में पूछ, चक्कर काटते हुए, चक्कर गोल मोल दौड़ना चाहिए, जना निकलिए हम छलान बनाकर गोल जका। दरअसल जब आदमी भागता है तो जमीन पर सिर्फ अपने पैर के निशान ही नहीं छोड़ता, बल्कि उसका निशान के साथ साथ एक धूल में अपनी गंध भी छोड़ जाता है। तो गंधे से पकड़ ले आदमी जो छाला सो आदमी के गंध इधर गया है। तिरिच इसी गंध के सहारे दौड़ता रहता है। पूछेगा तिरिच जो है आदमी का पीछा कैसे करता है, तो आदमी के गंध के सहारे। थानू ने बताया था, इस सब बात के बतल के, थानू लेखक के। तिरिच को चकमा देने के लिए आदमी को, देखो अब लिखा होगा हम बोले थे, आदमी को यह करना चाहिए कि पहले तो वह बिल्कुल पास पास कदम रख कर जल्दी जल्दी कुछ दूर दौड़े, फिर 4-5 बार खूब लंबा लंबा छलांग लगा ताकि भुतला जाए। तिरिच सूंघता हुआ दौड़ता आएगा, और जब तक एते तब तक ओकर अंश मिल ले गंध तो ठीक है, जब ये अहाँ छलांग लगा दे तो खोजती कि मर गया। समझ में आ रहा है ना। पास पास पैर के निशान होंगे वहां उसकी रफ्तार खूब तेज हो जाएगी, और जहां से आदमी ने छलांग मारी होगी वहां आकर वह उलझ में पड़ जाएगा, मतलब उलझ जाएगा कि क्या मर गया लाई। वह इधर उधर तब तक भटकता रहेगा जब तक उसे, तब तक हाँ पार भ जाए, नहीं बुझलिए। अब मान ली कि अत से अत हाँ चल लिए ठीक ठाक, अब है पीछा पीछा तो अत चल लिए ना ना,
चला लिया अत। अब अत तक तो ये हो अपन आबे है देख कर स्विंग। अब एक के बार जो छलान मार लिए एमहर चाहे एमहर कक आब तक जा एमहर तो हेबे नहीं हो, एमहर सोचते एमहर सोचते एमहर सोचते, है ना। जब तक वो मान लिया घुरियते फुरियते तब तक हाँ ठीक है ना। हमें तिरिच के बारे में वही अगले पैर का निशान और उसमें बसी गंध नहीं मिल जाती। अब हमें तिरिच के बारे में दो बातें और पता थी, तो ये सब जानकारी छे केकरा, लेखक के उदय प्रकाश जी। और थानू बताया था, एक तो यह कि जैसे ही वह आदमी को काटता है, काटने के बाद देखो दो तरीका क्या होगा, या तो उसको तुम मार दो जना, क्या होता है काटता है तो नहीं कोई कुछ छुछुन्नर जो काटता है तो कहे पानी नहीं छुआ शायद, है ना। अच्छा पानी छुआ मतलब कदे मतलब पानी छू लो तो बच जाएगा ना, या तो फिर ओकरा मारा कहे है ये कुछ भी, है ना। तो वैसे ही देखो एक दो तरीका है इसका, क्या है, एक तरीका बचने का है जो हमें तिरिच के बारे में दो बातें पता थी, क्या, एक तो यह कि जैसे ही वो आदमी को काटता है वैसे ही वो वहां से भाग कर किसी जगह पेशाब कर, मतलब एक लक्षण होता है, सिस्टम होता है, और उस में लौट जाता है। अगर तिरिच ने ऐसा कर लिया तो आदमी बच नहीं, कंडीशन बता रहा, ठीक। दूसरी नंबर बात, अगर उसे बचना है तो तिरिच के में लौटने के पहले ही खुद किसी नदी कुएं या तालाब में डुबकी लगा लेनी, फिर तिरिच के ऐसा करने के पहले ही उसे मार देना चाहिए। तो समझ, खुद किसी नदी या तालाब में डुबकी लगा लेनी चाहिए, या 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 ऐसा होना चाहिए कि उसे मतलब किसे मार दो, तिरिच को। अब निकलते एकर बौताल है आंगन में, एकरा ई बात पता है, आप जते मारल है ओकरा देखियो, आप या कहते हैं बहुत कहानी है, ठीक है। दूसरी बात यह कि तिरिच काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नजर टकरा जाए, तो आए पूरा नजर में नजर मिल जाए। अगर तिरिच को देखो तो उसे कभी आंख मत मिलाना है ना। अब वहां सब डरा नहीं जाओ, उस ऐसे में जल्दी नहीं मिलते, कभी मार के खा जबे, हाँ। आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, अगर आई कनेक्ट भ गया, पहचान लेता है आदमी का गंध, तो अब तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। अब तुम चक्कर लगाओ पृथ्वी का तो वो भी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए तैयार है भाई, तुम जो है उसके लिए आहार है ना। तो तिरिच पीछे पीछे आता है। मैं भी तमाम बच्चों की तरह उस समय तिरिच से बहुत डरता था भाई, बिल्कुल डरने की चीज। मेरे दुस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र दो ही थे, सपना में भी वो डरा जाए छले, कथी से, तिरिच से। दो चीज था, एक तो हाथी और दूसरा तिरिच। क्वेश्चन पूछेगा कि लेखक सपना में जो है दो चीज जो खतरनाक चीज से डराता था, किससे, हाथी से। हाथी तो फिर भी दौड़ता 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 दौड़ता, मोटका कहते दौड़ता एगो बच्चा में भालू हाथी वाला सुने छे ने कहानी, दो आदमी जो रहे, राम और श्याम वाला। भालू आया तो फिर जंगल में एगो पतारका तो चढ़ गए पेड़ के ऊपर, आ मोटका के चढ़ले नहीं हुए। तो पता है कि नहीं पता ये बात, ये दो आदमी दोनों दोस्त रहे, जंगल में जा रहा था। जंगल में पहले जंगल ज्यादा होता था ना गांव घर में, जंगल में जा रहा था, जंगल में जाते 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 क्या हुआ कि मिल गए भालू।
तो भालू जो सब ज्ञान रख लिया, सब वो जानकारी रहना चाहिए, इसलिए बता देते, इसमें कुछ इंपोर्टेंट बात है। तो भालू जो है गया, मतलब वहां था जंगल में, आई दोनों जा रहा था। भालू को तो भाई पेड़ पर चढ़ने नहीं आता, भालू के सब जंगल में देख लेके तो भालू से डरा गए सब। कल के हम करू तो की, तो एगो पतरका रहे एगो मोटका रहे, दोनों दोस्त। तो पतरका था धाई दबर जो है से ऊपर चढ़ गए कता पेड़ पर, अब मोटका के चढ़ लेने हुए तो पता है ना, मोटका के चढ़ लेने हुए पेड़ पर, मतलब नहीं हुई चढ़ू चाहे तो कर पेट आगा में आब जाते होते, तो वो चढ़े नहीं हुए, होता है ना तकलीफ बा। तो वो एगो दिमाग लगेलक जे क्लास में पढ़ने रहे की हाँ ठीक है, कथी रख ले है, चलो तब तक जानकारी है। तो फिर क्या कर लेता है भाई, वो अपन बेचारा सुत रहे कनी देर के लिए, भालू अब सुत निकल कर चल जाए, सांस बन। मरा हुआ आदमी को भालू कुछ नहीं, जिंदा के मारे हुए को, ठीक है। बेचारा मोटका कनी देर सांस रख लेलक, है ना। यही पॉइंट के लिए हम बताना चाहे थे, और नहीं कोई। चढ़कर बच जाता था या फिर उड़ने लगता था, लेकिन तिरिच उसके सामने तो मैं किसी जाल में बंध जाता था। मैं सपने में कहीं जा रहा था तो अचानक ही किसी जगह वह मिल जाता। सपना में हमरा कतो मिल जाए छला, हम सोचो, उसकी जगह तय नहीं होती थी कि कतो मिलत, पता नहीं यहाँ वहां जहां था, हम तो पूछो मिल जाता था। कोई जरूरी नहीं था कि वह चट्टानों की दरार में, हालांकि ज्यादातर रहता चट्टानों की दरार में, तालाब में गया आया, लेकिन वो कहीं मिल जाता था। पुरानी इमारतों के पिछवाड़े या किसी झाड़ी के पास दिखे, वह मुझे बाजार में, सिनेमा हॉल में कतु मिल जाए चले। ये सब तो उसका मुख्य जगह हुआ, लेकिन वहां नहीं मिल करके बल्कि हमको कहीं भी मिल जाता था। वहां तो मिल ही जाता था, और कहीं भी, सिनेमा हॉल में या किसी दुकान में, मेरे कमरे में, साथे बुझाया है। तो बेचारा के डर समा गया रहे। मैं सपने में कोशिश करता कि उसे नजर न मिलाओ, आ सपना जब भी हम देखे चलिए तिरिच के, तो हम सपना में बुझाए चले हम नहीं मिला, वो होता है ना एक। लेकिन वह देखियो होता, लेकिन वो तिरिच जो हमरा एना सुंदरता से देखे चलना, जना बुझे हमरा जान पहचान, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना। लेकिन वह इतनी परिचित का मतलब यही ना हुआ कि जना बुझा है कि सालों साल से ही हमार कोनो जान पहचान के है। परिचित आंखों से मुझे देखता कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता। मैं चाहता था कि तिरिच है और उसे आंख न मिलाऊं, लेकिन उ जे हमरा देखे चले ने ना प्यार से, जना हमरा बुझाई चले कि हमारी कोई जान पहचान, क्या लोग हमरा ये जाए चले, मतलब आंख से आंख ली जाता था, और बस आंख मिलते ही उसकी नजर बदल जाती थी। वह दौड़ता था, मैं भागता था, वह दौड़ता था और मैं भागता था। मैं गोल गोल चक्कर लगाता था, जल्दी जल्दी पास पास डग भर करके। अचानक खूब लंबा जो प्रोसेस बतेने रहे, लंबी लंबी छलांगे लगाने लगता, उड़ने की कोशिश करता, किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाता, लेकिन मेरी 1000 कोशिश के बावजूद वह चकमा नहीं, कहीं ना कहीं वह मुझे बहुत भाग समझकर चतुर और खतरनाक लगता। मुझे लगता कि वह मुझे खूब अच्छी तरह से जानता है। उसकी आंखों में मेरे लिए परिचय की जो चमक थी, उससे मुझे लगता कि वह मेरा ऐसा शत्रु मतलब दुश्मन, ऐसा दुश्मन है जिसे मेरे दिमाग में आने वाले हर विचार के बारे में पता है। मतलब बुझाया है हमरा बारे में सब चीज है, मेरा ऐसा दुश्मन है उस, है ना। मेरा सबसे खौफनाक, यातनादायक, भयानक, खतरनाक और बेचैनी से भरा यही सपना था। भागते भागते मेरा पूरा शरीर थक जाता, फेफड़े फूल जाते, हकमी जैसा। मैं पसीने में लथपथ होकर बेदम दम टूट जाए छल, तब भी होने
लगता और एक बहुत ही डरावनी सुन्न कर डालने वाली मृत्यु मेरे बिल्कुल करीब आने लगती। मैं जोरों से चीखता, रोने लगता, पिताजी को, थानू को, मतलब मैं सपने में तो जोर से चिल्लाता था। ये भी क्वेश्चन पूछेगा। सपने में जब डराता था तो मतलब उसका जो हथियार था लेखक का, क्या? चिल्ला उठना। क्या करना? चिल्ला उठना। थानू को या माँ को पुकारता और फिर मैं जान जाता कि यह सपना। लेकिन यह पता चल जाने के बावजूद मैं अच्छी तरह से जानता कि तब भी मैं अपनी इस मृत्यु से नहीं, सपना के बाद भी मृत्यु नहीं, तिरिछ द्वारा अपनी हत्या से। और ऐसे में मैं सपने में ही कोशिश करता कि किसी तरह जाग जाऊं। देखा है डरावना हो रहा? हाँ? सपने के भीतर आंखों के खोलकर फाड़ता, रोशनी को देखने की कोशिश करता और जोर से कुछ बोलता। कई बार बिल्कुल ऐन मौके पर मैं जागने में सफल भी आता। मतलब ऐन वक्त में, मतलब बुझल काटा वाला रोज चले तो जाग गए चले सपना में बतलाती कि मुझे सपने में बोलने और चीखने की आदत है। चलो देखो, है ना, रोते हुए कहाँ है? कई बार उन्होंने मुझे नींद में रोते हुए भी, यह ना, माँ बतलाती कि मुझे सपने में बोलने और चीखने की आदत है। सुनो क्या? क्या किसने बताया लेखक को कि सपने में बोलने और चीखने की आदत है? माँ ने। ठीक है। कई बार उन्होंने मुझे नींद में रोते हुए भी देखा था। किसने? माँ ने। ऐसे में उन्हें मुझे जगा डालना चाहिए, लेकिन वे मेरे माथे को सहलाकर मुझे रजाई से ढक देती थी और मैं उसी खौफनाक दुनिया में अकेले छोड़, कई सपना देखे भीतरे भीतरे। ठीक है। अपनी मृत्यु बल्कि अपनी हत्या से बचने की कोशिश में भागता, दौड़ता, चीखता, चिल्लाता। वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभव किया, देखो ये भी, वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभव किया, अनुभवों से यह जान लिया था। क्या जान लिया था? कि आवाज ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। लेखक के लिए सबसे बड़ा अस्त्र क्या था भाई? आवाज, जिससे मैं तिरिच से बच सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से हर बार इस अस्त्र की याद मुझे बिल्कुल अंतिम समय पर आती थी, तब जब वह मुझे बिल्कुल पा लेने वाला। अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती। मौत के नशे से भरे एक निर्जीव लेकिन डरावने अंधेरे से मैं घिर जाता। लगता मेरे नीचे कोई ठोस आधार नहीं है, मैं हवा में हूं। और वह पल आ जाता जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता। तभी बिल्कुल इसी एक बहुत ही छोटे और नाजुक पल में मुझे अपने से अस्त्र की याद आती और मैं जोर जोर से बोलने लगता और इस आवाज के सहारे मैं सपनों से बाहर निकल आता। मैं जाग जाता, मैं जाग जाता। कई बार माँ मुझसे पूछती भी कि मुझे क्या हो गया था। तब मेरे पास इतनी भाषा नहीं थी कि माँ को सही से बता पाऊं। मैं उन्हें सब कुछ एक एक चीज उसी तरह बता पाता। अपनी इस असमर्थता से के बारे में मुझे खूब पता था और इसी वजह से मैं एक अजीब से तनाव और बेचैनी और असहायता से भर जाता। अंत में हार कर ना ही कह पाता कि बहुत डरावना, इतना खोल खोल पता करने में नहीं बनता इनको, लेकिन इतना ही मम्मी को बताता, क्या? डरावना।
जाने क्यों मुझे शक था कि पिताजी को उसी तिरिछ ने, ठीक है, बात तो अपना बारे में आप बताइए है ना, तो पापा तवे पढ़ ले अंगना में अब जिसे मैं पहचाना था और जो मेरे सपने में आता था, तो ई जे सपना सब देखे छले तो शायद जो ओकर पापा के जे तिरिछ कटने रहे ना, इसको फीलिंग हुआ कि हो सकता है जो तिरिछ मुझे सपना में आता रहता है हमेशा, शायद वह। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि जैसे ही वह तिरिछ पिताजी को काटकर भागा, पिताजी ने उठा करके उसे मार डाला। तो तय था कि अगर वे फौरन उसे नहीं मार पाते तो वह है ना करके उसमें जरूर लौट जाता, फिर पिताजी किसी हाल में न बचते। यही वह वजह थी कि पिताजी को लेकर मुझे उतनी चिंता नहीं रह गई। कैला तब पिताजी ओकरा शादी वगैरह, बल्कि एक तरह की राहत और मुक्ति की खुशी मेरे भीतर धीरे धीरे पैदा हो रही। चल जे तिरिछ हमरा सपना आवे छले ओकरा ठीक भेले मार दे, है ना। कारण एक तो यही कि पिताजी ने तिरिछ को तुरंत मार डाला था, और दूसरा यह कि मेरा सबसे दोनों खुशी जो होना चाहिए कि तिरिछ के काट लेने के बाद मार देना चाहिए, तो वो तो पापा अपना लेके हमरो लेल कह दिला, जो है ना सपना में जो आता था अब चुका था, उसका बध मतलब हो गया था, और अब मैं अपने सपने के भीतर कहीं भी बिना किसी डर के सीटी बजाता। अब हमारे उस रात देर तक हमारे आंगन में भीड़ आई पिताजी की धार फूंक चलती रही, कांटे के जख्म चीर कर खून भी बाहर निकाला गया, और कुएं में डालने वाली लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट जख्म में भरा गया। मैं निश्चिंत हो गया। देखे तुम्हें कि शाम ताप कर ले तो वो बाहर निकलता है ना। किताब वाला बात तो होते यहाँ सब नहीं, लेकिन फिल्म सब देखे छे ना, तुरंत देखबे जे हीरोइन के हीरो के काले लगता दांत से है ना खून निकालते रहे। हाँ। अगली सुबह पिताजी को शहर जाना था। अब देखो अगला सुबह के शाम में कटल के नहीं, अगला सुबह शहर अदालत में पेशी थी। अदालत के पिताजी को कहाँ जाना था, एक नंबर में तो शहर। क्यों जाना था, तो अदालती के कारण, अदालत में पेशी होनी। उनके नाम सम्मन आया था। हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर निकलने वाली सड़क से शहर के लिए बसें गुजर, शहर जाके बस गुजर था 2 किलोमीटर, गांव से 2 किलोमीटर पैदल। उनकी संख्या दिन भर में मुझसे 2-3, तब दिन भर में 2। गनीमत थी कि पिताजी जैसे ही सड़क शाम में कटल के तक पहुंचे, शहर जाने वाला पास के गांव का एक ट्रैक्टर मिल गया। शहर जाते रहे, गांव में एक ट्रैक्टर रहे, ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर में बैठे हुए लोग पहचान गए थे किसको, पिताजी को। मतलब गाड़ी के लिए खड़ा रहे ना, तो ट्रैक्टर गुजर ले। ट्रैक्टर 2-2.5 घंटे में शहर पहुंच जाने वाला, यानी अदालत खुलने से काफी पहले। रास्ते में तिरिछ वाली बात चल गई, ट्रैक्टर पर तो चढ़ गए के पिताजी, और ट्रैक्टरे पर बात चल गई कथी वाला, तिरिछ जे काट लेल। पिताजी ने अपना तखना उन लोगों को दिखलाया
ट्रैक्टर में पंडित राम अवतार भी थे। ट्रैक्टर में कौन थे? पंडित राम अवतार भी थे। उन्होंने बताया कि तिरिच के जहर की एक खासियत यह भी, 10 आदमी 10 रंग के बात कही। तिरिच के जहर की एक खासियत यह भी है कि कभी कभी यह 24 घंटे बाद 24 घंटे बाद ठीक उसी वक्त जिस वक्त पिछले दिन काटता है अपना। रात में शाम में रहे कटने तो में निकल ले कत बुझाए हम अभी टनटनायल छी। एकरा लेखक के पिता के एकरा एक आदमी आप डेरा दिल के राम अवतरवा। राम अवतरवा कथी डेरा दिया भाई? अभी न 24 घंटा बाद लगता है इसका असर करता है ना। अब इसलिए अभी पिताजी को निश्चिंत नहीं। ट्रैक्टर के लोगों ने पिताजी का ध्यान एक और बड़ी गलती, आदमी बाय दिलक कटने है केकरो आप डर हो कि हाँ भाई हम कथी करूँ, आप कोनो एहन उपाय करूँ। उनका कहना था कि यह तो पिताजी ने ठीक किया कि तिरिच को फौरन मार डाला। तो राम अवतार की बात ठीक कहल के कि हाँ ठीक किया, जो मार तो दिया लेकिन उसका असर 24 घंटा बाद कर, मतलब 24 घंटा में। लेकिन इसके बाद भी तिरिच को यो ही नहीं छोड़ देना चाहिए। अब इतनी बात कथी वाला जलावा, उसे कम से कम जला अब उन लोगों का कहना था कि बहुत से कीड़े मकोड़े और जीव जंतु रात में चंद्रमा की रोशनी के कारण फिर से जी। अब जीव जंतु रात में चंद्रमा की रोशनी में दोबारा जी उठते हैं। चांदनी में जो ओस और शीत होती है उसमें अमृत बरसता, कारण अमृत पड़ने से पुरवा बुझे छले राम अवतारवा। अब कई बार ऐसा देखा गया कि जिस बाबा दादा के होता है सबके हम ठीक है, सांप को मरा हुआ समझकर रात में यूं ही फेंक दिया। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, क्या इस तरह से सांप को मरा हुआ समझकर रात में यूं ही फेंक दिया जाता है, उसका शरीर चांद की में भीग कर दोबारा जी उठता है और वह भाग जाता है। फिर वह हमेशा बदला लेने की चाह करता। ट्रैक्टर के लोगों की शक था कि कहीं ऐसा ना हो रात में जी उठने के बाद तिरिच करके उसमें लौट जाए। ऐसा हुआ तो 24 घंटे बीतते ठीक पर तिरिच का जानलेवा जहर पर चढ़ना शुरू। फिर से अब उन लोगों ने सलाह भी दी कि पिताजी को वहीं से वापस करना जाना चाहिए और वहीं जाओ। कहा? अगर संयोग से उस तिरिच की लाश उस शहर जगह पड़ी हुई हो तो उसे अच्छी तरह जलाकर राख कर। लेकिन पिताजी ने उन्हें बताया कि पेशी को नया। यह तीसरा सम, और अगर इस बार भी वे अदालत में हाजिर न हुए तो गैर जमानती वारंट निकलने का डर था। पेशी भी हमारे उसी मकान को लेकर था जिसमें हमारे परिवार रह रहा था। वकील को पिछले 2 बार पेशी को देना जा सकी थी और कहीं अगर उसे लापरवाही दिखला दी तो जज सनक गए। जज सनक तो फिर वह हमारी पूरी की डिग्री भी करवा सकता है, मतलब हमरा हरा दे। विचित्र स्थिति थी कि अगर पिताजी उस तिरिच
लाश को जलाने के लिए ट्रैक्टर से उतरकर वहीं से गांव लौट आते तो गैर जमानत वारंट की तहत वे गिरफ्तार कर लिए जाते और हमारा घर हमसे हमारे हो सकता है घर छिन जाए, है ना। और अगर मान लो कि उधर भी जाते हैं तब भी, इधर भी न जाते हैं तब भी, है ना, अदालत हमारे खिलाफ हो। लेकिन पंडित राम अवतार एक वैद्य भी थे। क्या थे? वैद्य जी। ज्योतिष पंचांग के अलावा उन्हें जड़ी बूटी की बड़ी गहरी जानकारी ज्ञान थी। उन्होंने सुझाया क्या एक तरीका ऐसा कि जिससे पिताजी पेशी में हाजिर भी हो सके। मतलब एगो तरीका एहन बतल के कि भाई यहाँ पे अब आज जहर से बच जाए। तिरिच की जहर से 24 घंटे के बाद बच भी कैसे? उन्होंने बताया कि एक चरक का निचोड़ इस सूत्र में है कि 20 ही 20 ही होता, तब लोहा को लोहा। अगर धतूरे के बीज कहीं मिल जाए, धतूर का बीज मिला करके इसको मिला दिया, वह तिरिच के जहर की काट तैयार। अगले गांव सामतपुर में ट्रैक्टर रोक दिया। ट्रैक्टर कहां रोका गया? सामतपुर में ट्रैक्टर रोक दिया गया और एक तेली के खेत में, तेली के धतूर धतूर के पौधे आखिरकार खोज निकाले गए। धतूर के बीजों को पीसकर उसे तांबे के पुराने सिक्के के साथ पाल कर काढ़ा तैयार किया गया। और कोनो होटल टोटल में अपन हुए काढ़ा बहुत कड़वा था, इसलिए उसे चाय में मिलाया गया और पिताजी को चाय धतूर के बीज को गर्म कर चाय के बाद सभी अब जा एक बहुत बड़े खतरे से पिताजी को निकालने की कोशिश हो रही थी। वैसे मुझे तिरिच के क्या तीसरी बात, दो बात बते रहे। बात क्या कि जो पिताजी के जाने के कई घंटे बाद अचानक गई थी, क्या आ गई थी कि यह बात सांप की याद आ गई थी कि यह बात उस बात से मिलती है, सांप की उस बात से मिलती जुलती थी जिसके फलस्वरूप आके जलकर कैमरे का आविष्कार। माना यह जाता है कि अगर कोई आदमी सांप को मार रहा हो तो अपने मरने से पहले वह सांप अंतिम बार अपने कार के से बहुत गौ बच्चा में डरवे थो सांप के मार दिली रे, सांप के मार दिली हाँ पगला, अब फोटो खींच लेने हो तो अगर कोई ओकर घर परिवार के आदमी बेटा पोता या पत्नी कोई पति सब जेते वो सांप तर तो वो फोटो तोहर देख ले तो आ ओकर परिवार तोरा। तो हम भी पहले मानते थे बच्चे में, मतलब आदमी उसकी हत्या कर रहा होता है और सांप टकटकी बांधकर उस आदमी के चेहरे की एक एक बारीकी के भीतर पर्दा कर्ज कर रहा होता है। सांप की मृत्यु के बाद सांप की भीतर पर्दे पर उस आदमी का चित्र स्पष्ट दर्जे हो जाता। बात सही है, बच्चा में इतना ही प्रचलित था कि आदमी तब मार दे छले, हम नहीं जाए छले मारते रहते, हम अपन ओते रहते तब मार हम अपन रहते होता था क्योंकि बचपना था तो डर सबको होता है भाई, ठीक है। बाद में आदमी के जाने के बाद उस सांप का दूसरा जोड़ा आकर उस मरे हुए सांप का जोड़ा मतलब के भीतर जाता है और इस तरह वह हत्यारा पहचान लिया जाता है। सारे सांप उसे पहचानने लगे, फिर वह कहीं भी चला जाए, मतलब वो आदमी उससे बदला लेने की फिराक में हर सांप का शत्रु। मुझे शक था कि मेरे मरे हुए तिरिच की आंख के भीतरी पर्दे पर पिताजी का चेहरा
कोई दूसरा तिरिच आकर उस लाश की आंख में झांकेगा बात, और पिताजी वहां पहचान लिए जाएंगे। मेरे भीतर इस बात को लेकर बैठे हो, अब खुश रहे, अब वो बात सब सोच सोच कर पगला गए कि पिताजी ने यह सतर्कता क्यों नहीं बरती। पहला कोई चला दे क्या नहीं कर बात समझ आया। हाँ, बरती उन्हें तिरिच को मारने के साथ ही पत्थर से उस दोनों आंखें फोड़ देना, चल देना चाहिए। एकरा माइंड में हो क्या, लेखक के माइंड में कुचल कर फोड़ देना चाहिए। लेकिन अब क्या हो, पिताजी शहर जा चुके थे और मेरे सामने उलझन और चुनौती थी। गांव के पास फैले इतने बड़े जंगल में किस जगह तिरिच को कर उन्हें छोड़ा। बात चल गए, बात हमारा दिमाग ले, लेकिन करिए कि पता मारल थोड़ा था। वह जगह मैं खोज निकालूं। मैं थानू के साथ बोतल में मिट्टी का तेल, दिया, सलाय और डंडा लेकर जंगल में तिरिच की खोज में निकल गए। पापा उम्हर निकल गए, ओकरा मारा फोड़ा उड़ा। सोचियो आप, अब मैं उसे अच्छी तरह पहचानता था, बहुत अच्छी तरह। थानू निराश था। फिर मुझे अचानक ही लगने लगा कि इस जंगल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो अभी हमारा जो सपना जो अबै छले तो मैं वह जंगल ओकरा देख अच्छी तरह जानता हूँ। एक एक पेड़ मेरा परिचित निकलने लगा। इसी जगह में से कई बार सपने में से बचने के लिए भागा था। मैंने गौर से हर तरफ देखा, बिल्कुल यही जगह थी। मैंने थानू को बताया कि एक संकरा सा नाला इस जगह से कितनी दूर दक्षिण की तरफ बहता है सेहो बतल। नाले के ऊपर जहां बड़ी बड़ी चट्टाने हैं वहां कीकर का एक बहुत पुराना पेड़ था। कीकर का पेड़ जिस पर बड़े शहद के पत्ते लगे थे। उन्हें देखकर लगता है कि वे कई शताब्दी पुराने थे। मैं उस पूरे रंग की चट्टान को जानता था जो बरसात भर नाले के पानी में आधी डूबी रहती और बारिश के बाद जब बाहर निकलती थी तो उसकी खोहों में कीचड़ भर जाती और अजब अजब वनस्पतियां वहां से उग आती। चट्टान के ऊपर हरी काई की परत सी जम जाती थी। इसी चट्टान की सबसे ऊपरी वाली दरार में तिरिच रहता और थानू इस बात को मेरी कल्पना मान रहा था। लेकिन बहुत जल्द हमें वह नाला मिल गया। कौन नाला? सपना में कीकर का वह बूढ़ा पेड़ भी जिस शहद के उते थे और वह चट्टान भी। तिरिच की लाश चट्टान से जरा टकरा जमीन पर घास के ऊपर चितरी हुई थी। बिल्कुल यही वह तिरिच था। मेरे भीतर हिंसा और उत्तेजना और खुशी की एक सनसनी दौड़ रही थी। थानू ने और मैंने सूखे पत्ते और लकड़ियां इकट्ठी की, खूब सारा मिट्टी का तेल उसमें डाला और उसमें आग लगा दी। तिरिच उसमें चल रहा। उसके जलने की किराई गंध कुछ हवा नहीं आता है मैं फैल रही थी। मेरा मन जोर से चिल्लाने को हुआ, लेकिन मैं डरा कि कहीं मैं जाग न जाऊं और यह सब कुछ सपना साबित हो जाए। मैंने थानू देखा, वह रो रहा था। वह मेरा बहुत था। कौन था? मेरे सपने में इसी जगह से निकलकर तिरिच ने कई बार मेरा पीछा करना शुरू किया था। आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे को, अड्डा जानता है ना, इतनी अच्छी तरह से जानने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। मैं आज बेतहासा खुश था। पंडित राम अवतार ने बताया था कि ट्रैक्टर ने 9:45 बजे लगभग शहर चुंगी नाका, देखो यहाँ देखो कितने बजे ट्रैक्टर को कब पहुंचाया गया था? 10 बजे, 9:45 बजे।
चुंगी नाका, हाँ चुंगी नाका पार किया। वहां उन्हें नाके का टोल टैक्स चुकाने के लिए कुछ देर रुकना भी पड़ा था। वहां पर पिताजी ट्रैक्टर करने गए थे। लौटने पर उन्होंने बताया कि उनका सिर कुछ सा रहा है। तब तक पिताजी को आधा तकरीबन 1.5 घंटे। ट्रैक्टर ने पिताजी को शहर में 10:05-7 के आसपास में, 10 बजे तक पास पहुंचे के पास, और तब 10:05-7 में शहर पहुंच गए। उसके बाद देखो ट्रैक्टर में ही बैठ पलड़ा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब शहर में मिनरवा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर पिताजी को ट्रैक्टर से उतार दिया गया। 1 नंबर ट्रैक्टर से पिताजी को कहां उतारा गया? मिनरवा टॉकीज के चौराहे। मिनरवा टॉकीज मतलब हॉल बोलते, जेमे फिल्म देखे चलिए, सिनेमा हॉल। हॉल नहीं चला सिमरी के, बुझिए, ठीक है। उतारा गया। तब उन्होंने शिकायत की थी कि उनका गला कुछ सूख सा रहा था। तब गला सूख गया। वे थोड़ा परेशान भी थे क्योंकि अदालत जाने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था और शहर के लोगों से कुछ पूछने उन्हें बहुत तकलीफ होती। पिताजी के साथ एक दिक्कत यह भी थी कि गांव या जंगल की पगडंडियां तो उन्हें याद रहती थी, शहर की सड़क को गांव के रास्ता तो पता रहा, लेकिन शहर में रास्ते भूल जाए। शहर में रहा, शहर के वे बहुत कम जानते थे। जाना ही पड़े तो अंतिम समय तक वे टालते रहते थे, तब तक जब तक जाना बिल्कुल शहर नहीं जा जाता। लेखक के पिताजी को अच्छा नहीं लगता था, देखा नहीं रहता था। कई बार ऐसा तो भी हुआ है कि पिताजी सारा सामान लेकर शहर के लिए रवाना हुए और बस अड्डे से लौट आए। जाके मन कभी जाना भी पड़ता था तो मतलब जा करके आधा रास्ता पर से भागो। बहाना यह बस छूट गई, झूठे के घरे कह दे चले कभी बस छूटी, जबकि हम सब जानते थे कि ऐसा बस छूटा नहीं है, बल्कि पिताजी के बस को देखा भी है। फिर फालतू बात क्यों लिख दिया है ना, होंगे करके या पान खाने। फिर उन्होंने देखा होगा कि बस छूट रही है, उन्होंने जरा सा और इंतजार किया। जब बस ने रफ्तार पकड़ ली होगी तब वे कुछ दूर तक दौड़े होंगे, फिर उन्हें कदम धीमे पड़ गए होंगे और अफसोस और गुस्सा प्रकट करते वे लौट आए होंगे। ऐसा करते हुए स्वयं को भी लगा होगा कि बस सचमुच छूट गई। ऐसे में जब हम मान चुके होते कि वे शहर जा चुके हैं, हम दोनों को लगता, मम्मी को और हमको, कि पापा पहुंच गए होते, वाला होते शहर, लेकिन इस रास्ते में अपन खेला खेली है ना, झूठे के दौड़ जाए चले बस पर, है ना, आ कह दे चले हमारा बस छूटी, है ना। ट्रैक्टर से मिनरमा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर सिंह वाच कंपनी की ठीक सामने लगभग 10:07 पर उतरने के बाद से लेकर शाम के 6 बजे पिताजी के साथ शहर जो कुछ भी हुआ उसका, मिनरमा टॉकीज के पास जो वहां उतरा उसके बाद से उसको क्या हुआ नहीं हुआ इसके बारे में ज्यादा ज्ञान लेखक को भी नहीं है, लेकिन बाद में पता चला क्या सुना। यह जानकारी भी कुछ लोगों से बातचीत और पूछताछ के बाद मिली। किसी को भी मृत्यु के बाद अगर वह मृत्यु आकस्मिक और असामयिक ढंग से हुई हो तो ऐसी जानकारी मिल ही जाती है। उस दिन बुधवार 17 मई 1972 तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लगभग 7.25 घंटे, देखो ना और क्या है, क्या कहाँ आ गए, और अभी मजा है इसमें, अभी कहां कहां उनके साथ क्या क्या हुआ इसका बहुत सही और विस्तृत ब्यौरा तो मिलना मुश्किल है। जो सूचनाएं जानकारी बाद में मिली उनके जरिए उन घटनाओं का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। क्या क्या हुआ सो देखो, जैसा कि पलड़ा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था, ये बतेल के ओकरा, और वो तो मान लिया ओकरे गांव के ट्रैक्टर वाला गेले तो वो सब तो बतेने होते, क्योंकि ये सब कहानी लेखक को तो पता नहीं है भाई, उस साथ में तो नहीं गल रहे,
लेकिन देखो ना इसमें क्या होता है लास्ट में, पिताजी को मतलब ऐसा बेहाल हो जाता है ना। मास्टर नंदलाल जी का कहना था, क्या कहना था, कि जब पिताजी ट्रैक्टर से उतरे तभी उन्होंने को लगा कि गला सूखा रहा है, शिकायत की थी। इसके पहले चुंगी नाका के पास जब करके पिताजी लौटे थे तो उन्होंने सिर घूमने देने रोहित। अब क्या कारण हुआ था, नहीं हुआ था, यानी पिताजी पर धतूर के बीज का असर होना शुरू हो गया था। वैसे भी शहर पहुंचने तक पिताजी को काढ़ा पिए हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे। मेरा अनुमान है कि उस पिताजी को प्यास बहुत लगी होगी। गला भिगोने के लिए कि किसी होटल या ढाबे की तरफ गई भी होंगे, लेकिन जैसा कि मुझे उनके स्वभाव के बारे में पता है कि वहां कुछ देर तक खड़े रहे होंगे और फिर एक गिलास पानी मांगने का फैसला न कर सके होंगे। तो वो एहन आदमी रहे जे देबो नहीं करे, बात है ना, होटल में पानी भी नहीं पी। एक बार उन्होंने बताया भी था कि कुछ साल पहले गर्मियों के, जबकि मतलब कहीं भी हो, कितना भी बड़ा होटल है या छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा होटल हो, उस होटल में हर एक नागरिक के लिए एक चीज छूट है, अपनी मर्जी से वहां जा करके कुछ करके चाहे जैसे भी मांग कर पानी कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, गर्मियों के दिनों में जब उन्होंने किसी होटल में पानी मांगा था तो वहां काम करने वाले नौकर ने उन्हें गाली दे दी। पिताजी बहुत संवेदनशील थे, इसलिए उन्होंने प्यास को दबा रखा और वे वहां से चल पड़े। 10:15 बजे से लेकर 11 बजे के बीच 45 मिनट तक पिताजी कहाँ कहाँ गए इसकी कोई जानकारी कहीं से नहीं मिली। इस बात ऐसी बात कोई खास घटना भी नहीं हुई जिससे कोई कुछ कह सके। फिर शहर में सड़क पर आते जाते लोगों में से किसी ने उन पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा होगा, इसका पता लगाना भी मुश्किल है। वैसे मेरा अपना अंदाजा है। क्या अंदाजा है भाई? कि इस बीच पिताजी ने कुछ लोगों से अदालत जाने का रास्ता पूछा होगा, अगर नहीं पता होगा, और उनके दिमाग में यह बात भी रही होगी कि वहां पहुंचकर वे अपने वकील SN अग्रवाल से पानी मांग लेंगे और वहां, लेकिन उनके पूछने पर या तो लोग चुप रहकर तेजी से आगे बढ़ गए होंगे या किसी ने इतनी बौखलाहट और जल्दबाजी में उन्हें कुछ बताया होगा जो पिताजी ठीक से नहीं सके होंगे और सिर्फ अपमानित, दुखी और परेशान होकर रह गए। मतलब रास्ता में भी जो किसी से कुछ पूछने की भी बात आता तो नहीं पूछ पाता था, और अगर पूछता भी था तो सही से लोग हो सकता है नहीं बताता हो। शहर में ऐसा होता ही है, शहर में ऐसा होता है कि तुम अगर रास्ता भी सही से पूछेगा तो सही से तुमको रास्ता तक नहीं बताता है शहर। ठीक है, ऐसा। वैसे बीच के 1.25 घंटे के बारे में मेरा अपना अनुमान है। हाँ हाँ, बहुत जगह होता है शहर समय, शहर का आदमी सब रूड होता है, तब ना कहा गाँव की बात। बीच पिताजी पर काढ़े का असर काफी बढ़ गया होगा। देखो ना अभी, अरे इतबे नहीं शहर में की भेले से देख बात। मई की धूप और प्यास ने इस असर को और भी तेज और भी गहरा कर दिया होगा। उनके पैर लड़खड़ाने भी लगे होंगे। बहुत संभव है कि एकाध बार, क्या एकाध बार इस बीच उन्होंने चक्कर भी आ गया होगा। हाँ, हो सकता है। पिताजी 11 बजे शहर में देश बंधु मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में घुसे थे। वे वहां क्यों गए इसकी वजह ठीक ठीक समझ में नहीं आती। वैसे हमारे गांव का रमेश दत्त शहर से में भूमि विकास सहकारी बैंक के क्लर्क है। कौन? रमेश दत्त। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब लेखक के कौन व्यक्ति जो शहर में सहकारी बैंक के क्लर्क थे? रमेश बाबू। ठीक है,
हो सकता है पिताजी के दिमाग में सिर्फ बैंक रहा हो और वहां से गुजरते हुए अचानक स्टेट बैंक लिखा हुआ देखा हो और वे उधर घूम गए हो। उन्होंने अब तक पानी नहीं पिया था, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि वे रमेश दत्त से पानी भी मांग लेंगे, अदालत जाने का रास्ता भी पूछ लेंगे और बता सकेंगे कि उनका सिर घूम सा रहा है। यह भी कल शाम को उन्होंने तिरिच के आदमी बकेली ग्राम का प्रधान और भूतपूर्व अध्यापक है, तो वे उसे थाने में ही कम से कम 2-4 घंटे बैठा लेते, बाहर न जाने देते। लेकिन उस समय उन्हें लगा कि यह कोई पागल है। अब यहाँ अब एक धीरे 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 एहन बच्चे लेते कि कोई शहर के आदमी सब एक पागल घोषित। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मतलब यह कोई पागल है। अब लोग उसको क्या समझने लगा, शायद ही कोनो पागल पागल पतला। उन्हें खाते हुए देखकर यहाँ तक घुस आया है, इसलिए जो है सो खाते हुए घुस आया है अंदर। इसलिए उन्होंने सिपाही गजाधर शर्मा को गुस्सा दी। सिपाही पिताजी को घसीटता हुआ केले जो बुझेले ऑफिस में जाई छी रहता है, चौकीदार फौकीदार सब सबके सबके बुझेले है पागल पागल है, पहचाने तो है नहीं कोई। गजाधर शर्मा का कहना था कि उसके पिताजी के साथ कोई मारपीट नहीं की थी और उसने देखा कि जब वे थाने आए थे तब उनका निचला होंठ फटा था, होंठ फटा था। ठुड्डी पर कहीं रगड़ा खाकर गिरने से खोरोच भी आ गया था। कुहनी छिली हुई थी, वे कहीं ना कहीं गिरे जरूर थे। यह कोई नहीं जानता कि थाने से निकलकर लगभग 1.5 घंटे पिताजी कहां भटकते रहे। सुबह 10:07 आए थे और मिनरमा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर ट्रैक्टर से उतरे थे। तब से लेकर अब तक उन्होंने कहीं पानी पिया या नहीं पता ही नहीं। इसे जानना मुश्किल है, इसकी संभावना भी कम ही बनती है। हो सकता है तब तक उनका दिमाग इस काबिल न हो गया हो कि वे प्यास को भी याद रख सके। लेकिन अगर वे पुलिस थाने तक पहुंचे तो उसके मस्तिष्क में नशे के बावजूद कहीं बहुत कमजोर सा अंधेरे में डूब यह ख्याल रहा होगा कि किसी तरह अपने गांव जाने का रास्ता कहां पूछ ले, या उस ट्रैक्टर का पता पूछे, या फिर अपने रुपए या अदालती कागजात छिन जाने की रिपोर्ट वहां लिखा। देखियो ये रिपोर्ट करब के लिए जे कागज फागज सब डाल सब साथे की यह सोचने के करीब पहुंचना ही बुरी तरह से बेचैन कर डालने वाला है कि उस समय पिताजी सिर्फ तिरिच के जहर और धतूर के नशे के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हमारे मकान को बचाने की चिंता भी कहीं न कहीं उनके नशे की नींद में से बार बार सिर उठा रही थी। शायद उन्हें अब तक यह लगने लगा हो कि यह सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ एक सपना है। पिताजी इससे जागने और बाहर निकलने की कोशिश करते रहे होंगे। 2:15 बजे आसपास पिताजी को शहर
के बिल्कुल उत्तरी छोर पर बसी सबसे संपन्न कॉलोनी इतवारी कॉलोनी में घिसटते हुए देखा गया था और कॉलोनी सर्राफा का जौहरियों PWD के बड़े ठेकेदार और रिटायर्ड अफसर की कॉलोनी थी। कुछ समृद्ध पत्रकार कभी भी वहीं ठहरते थे। यह कॉलोनी हमेशा शांत और घटनाहीन रहती थी। जिन लोगों ने यहाँ पिताजी को देखा था उन्होंने बताया कि उस वक्त तक उनके शरीर में सिर्फ एक पट्टेदार जांग, कपड़ा लत्ता सब पारा, सिर्फ संगी, जिसका नारा शायद टूट बेचारा नहीं रहे है। एगो नारा जगह पहले के जमाना में जो अथी रहे छले अंडर वाला जो रहता था डोरी वाला, ठीक है, अब वो बेचारा एगो डोरी वाला पहने वो टूटल। देखो ना और क्या होता है, और वे उसे अपने बाएं हाथ से बार बार अच्छा जगह कहीं पकड़ पड़े थे संभाल रहे थे, जिसने यही सब। कुछ ने कहा कि वे बीच बीच खड़े होकर गालियां बकते थे। जब देखो बाद में उसी कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड तहसीलदार सोनी साहब और शहर के बड़े अखबार के विशेष संवाददाता और कवि सत्येंद्र थपलियाल ने बताया कि उन्होंने पिताजी के बोलने को ठीक से सुना था और दरअसल वे गालियां नहीं बक रहे थे बल्कि बार कह रहे थे। देखो क्या कह रहे थे, मैं राम हेडमास्टर इज हेड ऑफ ग्राम बकेली, अपना एड्रेस सबको बता। लोगों को क्या लगता था गैर पर है। मैं राम स्वारथ प्रसाद, देखो लेखक के पिताजी का नाम क्या हो गया, राम स्वारथ प्रसाद, मतलब जो मतलब कुछ कहना चाह रहा होगा, ठीक है। एक्स स्कूल हेड मास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम बकेली। कभी पत्रकार थल या तो उनके मतलब पिताजी का नहीं, मतलब उनका मतलब एड्रेस था, उनको जाना था। थलपिया साहब ने दुख जाहिर किया। दरअसल उसी समय वे अमेरिकी दूतावास की किसी खास पार्टी में दिल्ली जा रहे थे, इसलिए जल्दबाजी में वे चले गए। वहां तहसीलदार सोनी साहब का कहना था कि मुझे उस आदमी पर बहुत तरस आया और मैंने लड़के को डांटा भी, लेकिन 2-3 लड़के ने कहा कि यह आदमी राम रतन सराफ की बीबी और साली पर हमला करने, मतलब उसको कैसे फंसा दिया गया, कैसा कैसा कि मतलब कि राम रतन के सराफ जो है ओकर बीबी और ओकरा साली पर नजर मतलब कुछ हमला करना। सारा पागल सब हो गए। अब ओकरा बारे में वो कुछ एना कुछ भी मतलब पूछता होगा, कुछ करता होगा तो लोगों को बुरा मतलब बोलते हैं ना कि कंफ्यूज वाली बात है ना। तहसीलदार ने कहा कि ऐसा सुनने के बाद उन्हें भी लगा कि हो सकता है यह कोई बदमाश हो, नाटक कर रहा हो। लड़के उन्हें तंग करने लगे थे और पिताजी भी जोर जोर से बोलते थे, मैं राम स्वारथ प्रसाद एक्स हेडमास्टर, अगर हिसाब लगाया जाए तो मिनरवा टॉकीज के पास वाला चौराहा जहां पिताजी ट्रैक्टर से सुबह 10:07 पर उतरे थे, वहां से लेकर देश बंधु मार्ग का स्टेट बैंक फिर विजय स्तंभ के पास थाना और शहर के बाहरी उत्तरी छोर पर बसी इताबरी कॉलोनी को मिलाकर वे अब तक लगभग 32 किलोमीटर की दूरी भटकते तय किए हुए थे। ये जगह है ऐसी है जो एक ही दिशा में नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि पिताजी की दिमागी हालत यह थी कि उन्हें ठीक ठीक कुछ सूझ नहीं रहा था और वे अचानक ही किसी भी तरह चल पड़ते थे। जहां तक सर्राफ की पत्नी और साली पर हमला करने की बात है, जिसे थपलियाल साहब सच मानते हैं, कि मेरा अनुमान है कि पिताजी उनके पास या तो पानी मांगने गए होंगे या फिर वकेली जाने वाली सड़क के रास्ते में
मतलब रास्ता पूछने के लिए गए होंगे, ओकरा बेशक बीवी रहे या साली रहे भाई, लेकिन तो गल होते क्या बुझाल होते हम सीधा करे। उस एक पल के लिए पिताजी को होश जरूर रहा होगा, लेकिन इस हुलिया हुलिया जानता है ना, जो कर वेशभूषा आदमी को अपने इतना करीब देखकर वे औरतें डर गई, डेर का होते चिल्ला गया। अब देखो ई छले वेशभूषा खराब कर आ ऊ पूछा गया होते ओकरा पास, तो महिला के लागल होते कि भाई हमरा ई कोनो कुछ करो चाहे या कुछ मतलब ओइला होते चिल्ला गया तो आदमी होते जमा लो धोकर देने से पहले तो बात तो यही हुआ होगा। दिखने लगे होंगे वैसे पिताजी की दाहिने आंख के ऊपर भौं पर जो चोट लगी भी और जिसका खून पर उनकी था, वह चोट टाबरी कॉलोनी में ही लगी थी, क्योंकि बाद में लोगों ने बताया कि लड़के बीच बीच हिला मारते, लड़के क्या करते थे बीच बीच में। वह जगह इतवारी कॉलोनी से बहुत दूर नहीं है जिस जगह पिताजी को सबसे ज्यादा चोटें लगी। नेशनल रेस्टोरेंट नाम के एक रास्ते से ढाबे के सामने खाली जगह पर पिताजी गिर गए थे। इतवारी कॉलोनी से लड़कों का जो झुंड उनके पीछे पड़ गया था, उसमें कुछ बड़ी उम्र के लड़के भी शामिल थे जो मारता था। नेशनल रेस्टोरेंट के में काम करने वाले नौकर सत्य का कहना था देखो यहाँ सत्य का क्या कहना था कि पिताजी ने गलती यह की थी कि एक बार उन्होंने गुस्से में सिर पर ढेला मारना, क्या गलो ओकला गलो सब। शायद उन्हीं का एक बड़ा सा ढेला 7-8 साल के लड़के विक्की अग्रवाल को लग गया था, जिसे बाद में कई टाके लगे थे। उस बच्चा के कहीं लग गए होते कोनो बच्चा के। सत्य का कहना था कि इसके बाद झुंड ज्यादा खतरनाक हो गया था, वे हल्ला मचा रहे थे और हर तरफ से पिताजी को पत्थर मारा। ठीक है। और ढाबा जानता ना, जता होटल खाना वाला, ढाबे के मालिक सरदार सतनाम सिंह ने बताया, जगह 1 नंबर में ढाबा का मालिक कौन था, सतनाम सिंह ने बताया कि उस वक्त पिताजी के पर सिर्फ पट्टे वाली एक चड्डी थी, सोचो, बाकी पूरा दुबले शरीर की हड्डियां और छाती के सफेद बाल दिख रहे थे। पेट पिचका हुआ था, वे धूल और मिट्टी में लिथरे हुए थे, सिर के सफेद बाल बिखर गए थे, दाहिने आंख के ऊपर से और निचले होंठ से खून बह रहा था। सतनाम सिंह दुख और पछतावे के साथ साथ कहा, मेरे को क्या मालूम था कि यह आदमी सीधा साधा बेचारा इज्जतदार साक रसूल का इंसान है और नसीब के फेर में इसकी ये हालत हो गई है। वैसे ढाबे में कप प्लेट धोने वाले नौकर हरि का कहना था कि बीच बीच में पिताजी भीड़ को बंड गालियां दे देकर ढेले मारने लगे थे। आओ ससुरो आओ, मतलब के कर पिताजी आओ एक एक को मार डालूंगा तुम्हारी की गाली ताली, लेकिन मुझे संदेह है कि पिताजी ने ऐसी कोई गाली दी होगी। हमने कभी भी उन्हें गाली देते नहीं सुना था। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि क्योंकि पिताजी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि इस समय तक उन्होंने कई बार लगा कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वास्तविकता नहीं है, एक सपना है। वे इस सब पर भी अविश्वास करने लगे होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि यह सब क्या बकवास है, वे तो गांव से शहर आए ही नहीं, उन्होंने किसी तिरछ ने नहीं काटा है, बल्कि तिरछ तो होता ही नहीं है, एक मन गढ़ कुछ अंधविश्वास है और धतुरे का काढ़ा कितने रह गया लाभ। चलो देख लो ना सारा। और धतुरे का काढ़ा पीने क्या क्या पेज है पीने, बात तो पूरा दो है। वह भी एक तेली के खेत में उसका पौधा खोजकर उन्होंने सोचा होगा कि और पाया होगा कि भला उन पर कोई मुकदमा क्यों
चलेगा, उन्होंने अदालत में जाने की क्या जरूरत है। मैं जानता हूं कि सुरंग जैसा लंबा समोहक लेकिन डरावना सपना जैसा मुझे आता था, पिताजी को भी आता रहा होगा। मेरी और उनकी बहुत सी बातें बिल्कुल मिलती जुलती थी। मुझे लगता है कि इस समय तक पिताजी पूरी तरह से मान चुके होंगे कि यह जो कुछ हो रहा है सब झूठ और अवास्तविक है, इसलिए वे बार बार उस सपने से जागने की कोशिश करते रहे होंगे। अगर वे बीच बीच में जोर जोर से कुछ बोलने लगते थे या शायद गालियां बकने लगते थे तो इसी कठिन कुछ में वे उस आवाज के सहारे उस स्वप्न से बाहर निकल आए। नेशनल रेस्टोरेंट के नौकरों और मालिक सरदार सतनाम सिंह ने जैसा बताया उसके अनुसार उस जगह पर पिताजी को बहुत बहुत चोटें आई थी। उनकी कनपट्टी, माथे, पीठ और शरीर के दूसरे हिस्से पर कई ईंट और ढेला आकर लग गया था। शरीर का ठेका लेने वाले ठेकेदार अरोरा के 22 साल के लड़के संजू ने उन्हें 2-3 बार लोहे की रॉड से भी मार दिया था। सत्य तो कहना था कि इन चोटों से कोई भी आदमी मर सकता था भाई की हालत। मुझे यह सोचकर एक अजीब राहत मिलती है और मेरी फंस ठीक हो जाती है कि उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा, क्योंकि वे अच्छी तरह से पूरी तार्किकता और गहराई के साथ विश्वास करने लग गए होंगे कि यह सब सपना है और जैसे वे जानेंगे सब ठीक हो जाएगा। नीचे फर्श पर सोते हुए और छोटी बहन दिखे जाएंगे या फिर गोरैया का झुंड हो सकता है कि उन्हें बीच बीच में इस अजीब वो गरीब सपने पर हंसी भी आई होगी। अगर पिताजी ने गुस्से में लड़कों को की तरफ खुद भी ढेले मारने शुरू कर दिए तो इसके पीछे पहली वजह से तो यह थी कि उन्हें यह बहुत अच्छी तरह से पता था कि ये ढेले सपने के भीतर जा रहे हैं और इससे किसी को कोई चोट नहीं आएगी। यह भी हो सकती है कि पूरी ताकत से ढेला मारकर उत्सुकता और बेचैनी से यह इंतजार करते रहे हो कि जैसे ही वह जाकर किसी लड़के के सिर से टकराएगा उसका माथा नष्ट होगा और एक ही झटके में इस दुष्स्वप्न के टुकड़े टुकड़े बिखर जाएंगे और चारों ओर से वास्तविक संसार में बेतहाशा रोशनी अंदर आने लगेगी। उनका जोर जोर से चीखना और भी दरअसल गुस्से के कारण नहीं था, वे असल में मुझे, छोटी बहन को, माँ को या किसी को भी पुकार रहे थे कि अगर वे अपने आप इस सपने में जाग पाने में सफल न भी हो पाए तब भी कोई आकर उन्हें जगा दे। एक सबसे बड़ी विडंबना की बातें है थी कि बीच हमारे गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच और पिताजी के पंच बचपन के पुराने दोस्त पंडित कंधई राम तिवारी लगभग 3.5 रेस्टोरेंट के सामने सड़क से गुजरे थे। वे रिक्शे पर थे। सामने इकट्ठी भीड़ को देख और उन्हें यह पता भी चल गया कि वहां पर किसी आदमी को मारा जा रहा है। उनकी यह इच्छा भी हुई कि वहां जाकर देखे कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने रिक्शा रुकवा भी लिया लेकिन उनके पूछने पर किसी ने कहा कि कोई पाकिस्तानी मतलब इतना क्रियाक्रम जो लेखक के पिताजी के साथ होने के बाद ओकरा गांव के एक आदमी रहे बढ़िया के ग्राम पंचायत के सरपंच जो थे पंडित कंधई राम तिवारी गुजरत रहे। अब भीड़ लागल रहे तो ओकरा सब मारित रहे तो उस रिक्शा वाले को कहा कि रुको देखते हैं कि कौन है। नहीं पता कि हमारा गांव के है लेकिन आदमी सबसे पूछल के तो कहल के कोई पाकिस्तानी जासूस है। तो ये बेचारा फिर अपन अगर नहीं कहती पाकिस्तानी जासूस है मतलब जनता को, पब्लिक को, बानर को मतलब पता नहीं रहता है कुछ पक दे। देखो इसी के कारण उस जिंदगी के साथ क्या इतने टाइम मुठ के है ना।
है ना, सामने इकट्ठी भीड़ को देखा और उन्होंने यह पता भी चलाया कि वहां पर किसी आदमी को मारा जा रहा है। उनकी इच्छा भी हुई कि मैं जाऊं, और सबसे पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है जो पानी की टंकी में जहर डाल लो। ओकरा की कह दिल के ओकरा गांव के आदमी के, तिवारी जी के, कि कोनो पाकिस्तानी आदमी है जो बुझा पानी के टंकी में जहर डाली छले तब पकड़ा गई तब मारे। हम लोग डालने जा रहा था उसे ही लोग मार रहे हैं। ठीक, अरे ठीक इसी समय पंडित कन्हैयाराम को गांव जाने वाली बस आती हुई दिखी। बेचारा वो बस में चल गए। अब शायद अगर उड़ चल जेते तो गांव के आदमी चले पहचान ये क्या है तो बेचारा के बचा ली थे, है ना। जल्दी जल्दी रिक्शा बढ़ाने के लिए कहा। गांव जाने वाली यह आखिरी बस थी। अगर उस बस के आने में 3-4 मिनट भी देरी हो जाती तो वे निश्चित ही वहां जाकर पिताजी को देखते और उन्हें पहचान लेते। राज्य परिवहन की वह बस हमेशा आधा पौन घंटा लेट रहा करती है, लेकिन वही दिन देखियो ना, टाइम से आधा घंटा लेट आए तो भाई 1 घंटा लेके रहे तो वो जैसे जाकर, मतलब ये सब क्या होता है, एक संयोग होता है। लेकिन उस दिन संयोग से वह बिल्कुल सही समय पर आ गए। सतनाम सिंह का कहना था कि वह भीड़ नेशनल रेस्टोरेंट के सामने से तब हटी और लोग तीतर बितर हुए जब कड़ी देर तक, यानी बड़ी देर तक पिताजी जम एक की पट्टी पर आकर हो गया था। सिर में भी चोटें थी। सतनाम ने बताया कि जब पिताजी देर तक डूले तो लड़कों को में से किसी ने कहा कि लगता है यह। जब भीड़ छटने के 10-15 मिनट बाद भी पिताजी नहीं हिले डुले तो सतनाम सिंह ने सत्य से कहा था कि वह उनके मुंह में पानी के मार कर देखे कि वे है तो हो सकता है उठ। लेकिन सत्य इस वजह से डर रहा नौकर जो है। बाद में सतनाम सिंह खुद ही एक बाल्टी पानी उनके ऊपर डाला था। दूर से पानी डालने के कारण जब गिर कर पिताजी की लिथर गई थी, है ना, लिथर गई थी। सरदार सतनाम सिंह और सत्य दोनों का कहना था कि लगभग 5 बजे तक पिताजी उस परे हुए थे और तब तक पुलिस नहीं आई थी। फिर सतनाम सिंह ने सोचा कि कहीं उसे पंचनामा और गवाही वगैरह में फंसना पड़ जाए, इसलिए उसने ढाबा बंद बेचारा अपन। और डिलाइट टॉकीज में आन मिलो फिल्म लगा, आन मिलो सजना फिल्म लगा था हॉल में मतलब ढाबा वाला डरे कि अब हमरे से पूछताछ करब तेला होटल क दिल के बंद। आ उ चल गेले आन मिलो सजना फिल्म रहे लागल टॉकीज में। कौन टॉकीज में? डिलाइट टॉकीज में। ठीक है, वो फिल्म देखल है। उस समय लगभग 6 बजे थे जब सिविल साइंस की सड़क की पटरियों पर एक कतार में बनी मोचियों की दुकानों में से एक मोची गणेशवा की गुमटी में पिताजी ने अपना सिर फेरा। उस समय तक उनके शरीर पर चड्डी भी नहीं हो पा, वे घुटनों के बल किसी चौपाए की तरह रेंग रहे थे। शरीर पर कालिख और कीचड़ लगी। गणेशवा हमारे गांव के तालाब के पार वाले टोले का मोची है। उसने बताया कि मैं इसको देखकर उसके पिताजी को गणेशवा डर गया और मास्टर साहब को पहचान ही नहीं। को मतलब कि पिताजी ने कुछ मतलब हेड मास्टर, मतलब मैं एक हेड मास्टर। उनका चेहरा डरावना हो गया था और चिन्हाई में नहीं आता था। मैं डर कर गुमटी से बाहर निकल आया और शोर मचाने लगा। दूसरे मोचियों के अलावा वहां कुछ और लोग भी इकट्ठा हो गए थे। लोगों ने जब गणेशवा की गुमटी के भीतर झांका तो गुमटी के अंदर, उसके सबसे अंदर कोने में टूटे फूटे जूते, चमड़ों, खबर और चिथरों के बीच पिताजी
पूरी बहुत वहां से बाहर तभी गणेशवा का था पिताजी की लगाई गई, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बहुत देर बाद अकेली, बार बार वो कहा अकेली जैसा कुछ सब कहा था, फिर चुप हो गए। पिताजी की तारीख से जंगल में हमें रह करने ना दिन भरे रहे। अब 24 घंटे पहले क्या पिताजी का सब शहर के मुर्दा घर में पुलिस ने छुपा दिया था। पोस्टमार्टम में पता चला था कि उनकी हड्डियों में कई जगह सबकी मारने कर रहे भक्त थोकचा थोकचा दाई आंख पूरी तरह टूट चुकी, कॉलर बोन टूटा, मतलब हुआ था। मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कम डिप्रेशन में, जिसके कारण हो गया। रिपोर्ट के अनुसार उनका आमाशय खाली था। आमाशय मतलब पेट में खाना पीना पेट में कुछ नहीं था। इसका मतलब यही हुआ है ना, कथी बतबै छल धतूरे के बीजों का काढ़ा उल्टियों द्वारा पहले ही निकल चुका था। हालांकि थानू कहता है कि अब तो यह तय हो गया कि तिरिच के जहर से ठीक 24 घंटे बाद उसे गया। और पिताजी की पंडित राम अवतार भी यही कहते, हो सकता है कि पंडित राम अवतार इसलिए ऐसा हो कि वे खुद को विश्वास दिलाना चाहते हो कि हथुरे के काढ़े का से कोई संबंध नहीं है, इसलिए हो सकता है। हाँ? मैं सोचता हूँ कि अंदाजा लगाने की कोशिश करता हूँ कि शायद अंत में जब गणेशवा ने अपनी गुमटी के बाहर पिताजी के कान में आवाज दी कि तो पिताजी सब जाग गए होंगे। उन्होंने बानर के फिर दोबारा सपना वाला बात कहे ले आता है भाई। उन्होंने मुझे माँ को और छोटी बहन को देखा होगा, फिर वे दातून लेकर नदी के तरह चले गए होंगे। नदी के ठंडे पानी से उन्होंने अपना चेहरा धोया, कुल्ला किया होगा और इस लंबे दुश्मन को भूल गए होंगे। उन्होंने अदालत में जानने के बारे में सोचा होगा। हम लोगों के मकान की चिंता ने उन्हें परेशान। लेकिन मैं अपने सपने के बारे में बताना चाहता हूं जो मुझे अक्सर अब किला बतवे ना वह यूं है कि मैं खेतों की मेरे गांव की पगडंडी से हुआ जंगल गया हूँ। मैं रक्षा नाला कीकर के पेड़ को देखता हूँ। वह भूरी चट्टान वहां उसी जगह है जो सारी बारिश नाले के पानी में डूबी रहती है। मैं देखता हूँ कि तिरिच की लाश उसके ऊपर पड़ी हुई है। मुझे एक बेतहासा खुशी अपने घेरे में ले लेती है। आखिर वह मारा गया। मैं पत्थर लेकर तिरिच को कुचलने लगता हूँ, जोर जोर से उसे मारता हूँ। मेरे पास थानू मिट्टी का तेल और माचिस लिए खड़ा है। कौन? थानू। तभी अचानक ही मैं पाता हूँ कि मैं उस चट्टान पर नहीं हूँ। थानू भी, बल्कि वे दरअसल शहर। मेरे कपड़े बहुत मैले फटे और चिथड़े जैसे हो गए हैं। मेरे गालों की हंडियां निकली है, बाल बिखरे हैं। मुझे प्यास लगी है और मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं बकेली अपने घर जाने का रास्ता पूछना चाहता हूँ और तभी अचानक चारों ओर शोर उठता है। घंटियां बजने लगती है। हजारों हजारों घंटियां। मैं भागता हूँ। मेरा पूरा शरीर बेदम होने लगता है। फेफड़े फूल जाते हैं। मैं पास पास कदम रखकर अचानक लंबी लंबी छलांगें करता हुआ
उड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर लगता है मेरे पास बहुत पास पहुंच वाली होती है। एक अजीब सी गर्म और भारी हवा मुझे सुन कर देती है। अपना हत्या की सांसें मुझे लगती है, और आखिरकार वह पल आ जाता है जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता है। मेरे जा रहा ना सही, मेरे गालों की हड्डियां निकली है, बाल बिखरे हैं, मुझे प्यास लगी है और मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं बकेली अपने घर जाने का रास्ता पूछना चाहता हूँ, और तभी अचानक चारों ओर शोर उठता है, घंटियां बजने लगती है, हजारों घंटियां मैं भागता हूँ। रिपीट हो गया ये। मैं माँ बाहर से मुझे देख, मेरा माथा सहला कर वो ढांप देती है, और मैं वहां अकेला छोड़ दिया जाता हूँ, अपनी मृत्यु से बचने की कोशिश में जूझता, बेदम होता, रोता, चीखता और चिल्लाता। आदत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि यही सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है कि मुझे आखिरकार अब तिरिच का सपना था। बात क्या है? से आपको क्या पता है कि सबसे पहला तो ये बात देखा अलग होता, कम होता। प्लस में देखा गांव में से शहर गया, चिल्ला, ये सब कुछ पता, गांव मिल के सब कुछ। हाँ, शहर ऐसा। हाँ, अब क्वेश्चन अभ्यास का, लेखक के पिता के चरित्र का वर्णन का तुझे देखे केकरो समझ गई नहीं कि ला हम हुए। तो एहि बेर कोई ठीक नहीं है, भ सके हुआ अहाँ के मम्मी के, कोई पापा के, या कोई कुछो के कोई आदमी निकल जाए। हाँ, वो भी तो हो सकता है ना भाई, वो पता चलत कि जा ई तो हमरे रिश्तेदार के कोई है, ये भी हो सकता है भाई। नहीं कि ढेला मारा लगबे, ये कहते से कनी बुझबे बात के आप, ठीक है, समझदारी जका है। लेखक के पिता, है ना, चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करे तो बन जाएगा ये क्वेश्चन, ये दिक्कत। परिचय चरित्र वर्णन क्या, तो वही क्वेश्चन जो हम बोले थे, क्या कि लेखक के जो पिताजी जो थे, साधारण गांव के व्यक्ति जो अपने परिवार को बारी से पोसते पालते थे, मतलब रखते थे, और सोचते बहुत थे, बोलते तिरछ क्या है, कहानी में यह किसका प्रतीक, कहते करवा दिल के। हाँ, तिरछ क्या है, हो जाएगा, बन जाएगा ना भाई। अगर तिरछ को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरछ पीछे पीछे आता है। क्या यहाँ तिरछ केवल जानवर है, पर है? यदि नहीं तो उससे आंख क्यों नहीं मिलाना। लेना अपना क्वेश्चन तो ये सब बनिया जाएगा, व्याख्या करे मतलब वही, यह पंक्ति हाँ तिरछ चैप्टर से लिया गया है, जिसका लेखक इत्यादि। वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभवों से यह जाना ना, कौन चला, हम धीरे धीरे अनुभवों से जाना कि आवाज ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। जैसे जब मेरी फीस की बात आई थी, उस समय हमारे पास आखिरी गिलास भी गुम हो गया, बताए थे ना, इसका मतलब भी हो जाएगा। आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे के अड्डे को इतनी अच्छी तरह से जाने में, अड्डा मतलब जत जे गल रहे कत गाछी में, वृक्ष के मारा जल वाला
ये वाला क्वेश्चन बन जात क्वेश्चन है बना क्या हो गया